अस्सलाम वालेकुम। मैं इमिग्रेशन कॉर्पोरेट से हूँ। आज हम अपने बिजनेस हेड सर अमाद हसन एडवोकेट से कुछ सवालात करेंगे विजिट वीज़ा से रिलेटेड जो हमारे क्लाइंट्स बार बार हमसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जी कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप मैं खैरियत ठीक से हैं? आप ठीक शुक्र। ठाक हैं? सर मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी अपने क्लाइंट्स को थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करने के लिए। जी प्लीज़। सर आप मुझे बता सकते हैं विजिट वीज़ा की क्या कौन कौन सी टाइप्स हैं? जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर देता हूँ जी। इसमें जो सबसे जो फोरमोस्ट टाइप है विजिट वीज़े की, वो टूरिस्ट वीज़ा है। टूरिस्ट वीज़े से मुराद जो लोग सैर व सियाहत के लिए बैरून मुल्क जाते हैं और वहाँ पे घूमना फिरना जो है उसके लिए जाते हैं। और इसके अलावा विजिट वीज़े में बिज़नेस विजिट वीज़ा है, जिसमें लोग बिज़नेस पर्पज़ के लिए जो है वो विजिट के लिए जाते हैं बाहर के ममालिक में। वो किसी एग्जीबिशन को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, या कोई ऐसे उनके कस्टमर्स हैं जिनके साथ ऑलरेडी वो बिज़नेस एसोसिएट होते हैं, उनके साथ काम कर रहे होते हैं, तो उनको विज़िट करने के लिए वो जा सकते हैं। फॉर स्पेसिफिक बिज़नेस मीटिंग्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा फैमिली विजिट वीज़ा है। फैमिली विजिट वीज़ा में ये है कि जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स बाहर रहते हैं, उनको मिलने के लिए जब आप जाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड अ फैमिली विजिट वीज़ा। तो इसके अलावा कुछ ऐसी एग्ज़ाम्स समटाइम कोई ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर्स प्लैब का एग्ज़ाम देने जाते हैं, या और सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, क्लिनिकल अटैचमेंट हो सकती हैं डॉक्टर्स के लिए, तो वो भी विजिट वीज़े में शामिल हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोगों को मेडिकल इश्यूज़ हैं और वो बाहर जाकर मेडिकल के मामला के लिए जाते हैं, कोई इलाज करवाने उसकी गर्ज से, तो वो मेडिकल विजिट वीज़ा कहलाता है। वो भी इसकी एक किस्म है। शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए भी कुछ कंट्रीज़ में विजिट वीज़ा अप्लाई किया जाता है। तो ये कुछ इकसाम है विजिट वीज़ा की। थैंक यू सर। आम तौर पर विजिट वीज़ा कितनी देर के लिए मिलता है? देखिए, विजिट वीज़ा हर कंट्री में उसकी ड्यूरेशन मुख्तलिफ है। आमतौर पे लाइक अगर यूके को देखा जाए तो 6 मंथ्स, 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स का वीज़ा यूके में आमतौर पे मिलता है। अगर हम कनाडा को देखें तो आमतौर पे पासपोर्ट वैलिडिटी तक वो विजिट वीज़ा दे देते हैं, जब तक आपकी पासपोर्ट वैलिड होता है। इसी तरह जो है ऑस्ट्रेलिया जो है और कुछ कंट्रीज़ हैं, उसमें विजिट वीज़ा जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे मिलता है। यूएस आमतौर पे 5 ईयर्स का विजिट वीज़ा देता है। सर हम कितना एक टाइम में स्टे कर सकते हैं और उसका फ़ी भी थोड़ी सी मेंशन कर दें हमें डिटेल्स। जी बिल्कुल। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो 180 डेज़ का स्टे जो है ना वो परमिट करती हैं। 6 मंथ से ज़्यादा आप स्टे नॉर्मली नहीं कर सकते एक टाइम में। लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जैसे कि शेंजन कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे वो एक आपको स्पेसिफिक लिमिट लगा देते हैं कि जितनी देर, लाइक अगर आपने 15 दिन या 20 दिन का वीज़ा अप्लाई किया तो उतनी देर ही आप स्टे कर पाएंगे। तो लेकिन मोस्टली जो है ना वो 180 डेज़ के लिए आप उधर रुक सकते हैं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि इतनी देर के लिए अगर नहीं रुकना चाहिए। मतलब अगर आपको लगता है कि आपने 2 वीक का वीज़ा अप्लाई किया या 1 महीने का वीज़ा अप्लाई किया, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड आप वापस आ जाए। 180 डेज़ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप इतनी देर लाजमी वहाँ पे रुकें। अगर आप इतनी देर लाजमी वहाँ पे रुकेंगे तो वो नेक्स्ट एप्लीकेशन में इश्यूज़ या क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो उससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी जो फ़ी का आपने पूछा तो मैं वो भी अर्ज कर देता हूँ, वो भी डिफरेंट है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। लाइक यूके की जो फ़ी है 6 मंथ की 43,000 प्लस टैक्स है। अगर आप 2 साल का वीज़ा अप्लाई करें तो 160,000 इस वक्त राइट नाउ टिल डेट चल रही है। ठीक है। उसके बाद जो 2 ईयर्स के वीज़े की, और अगर 5 ईयर्स का वीज़ा करें तो वो उससे ज़्यादा है, 3 लाख के करीब चली जाती है। इसी तरह अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें तो $185 जो है वो यूएस डॉलर वो उनकी फ़ी है। अगर कनाडा का वीज़ा कैनेडियन डॉलर में उनकी $185 फ़ी है। ऑस्ट्रेलिया की $190 के करीब फ़ी है। तो ये वीज़ा फ़ी नॉर्मली आमतौर पर वेरी करती हैं, बट इस रेंज में तकरीबन मैंने आपको बताया कि जो ये है। ऐसा आप किन किन कंट्रीज़ का विजिट वीज़ा अप्लाई करने में हेल्प करते हैं? जी, हम लोग यूके को डील करते हैं, यूएस को डील करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और शेंजन कंट्रीज़ को हम डील करते हैं। इन कंट्रीज़ के लिए हम वीज़ा अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। सर वीज़ा ग्रांट करने में एम्बेसी किन किन चीज़ों पे देखती है ज़्यादा? वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मैं आंसर भी इस तरह करना चाहूँगा कि लोगों को इस पर नॉलेज मिले। सबसे जो मेन चीज़ है वो इसमें आपका पर्पज़ ऑफ विजिट है, आपकी जेन्युइननेस कि आप क्यों इस विजिट के लिए जा रहे हैं, आपका उधर जाने का मकसद क्या है, और उस जाने के मकसद में आपके पास क्या वो सारे सिकमस्टांसेस या सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद एम्बेसी ये देखती है कि ये इस केस में जेन्युइननेस कितनी है, मतलब आप कितने जेन्युइन हैं अपने मकसद को लेके, अपने विजिट को लेके। क्या वाकई आप जिस विजिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये उसी मकसद आपका वही है, क्या वहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को ये इश्यूज आते हैं। और उसके बाद एम्बेसी बिल्कुल ये भी देखती है कि ये जो एप्लीकेंट हैं ये इनके अपने होम कंट्री से क्या टाइज हैं, ये वापस किस तरह से जाएंगे।
why will he come back to Pakistan or any other country from where he or she is applying? तो इसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि वो वापस आने की चीज़ों को देखेंगे। उसमें आपकी फैमिली टाइज हो सकते हैं, जैसे कि कोई बंदा अपनी फैमिली छोड़ के जा रहा है तो ऑब्वियसली ही विल और शी विल कम बैक टू पाकिस्तान और एनी अदर कंट्री फ्रॉम वेयर ही और शी इज़ अप्लाइंग। इसके अलावा उनकी जो एसेट्स की डिटेल वो देखते हैं कि जी इनके पाकिस्तान में क्या एसेट्स हैं, लाइक उनकी कोई प्रॉपर्टीज, कोई अदर एसेट्स जो उनको बॉन्ड कर रहे हैं उनको पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के साथ जहाँ से वो अप्लाई कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत वाइटल पार्ट है उनका, बड़ी उस पर इम्पैक्ट आता है कि फाइनेंशियली बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है कि जो मतलब लाइक उनको ये हो के वो वापस आ जाएगा और वो पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से जहाँ से अप्लाई कर रहा है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको ज़रूरत नहीं है किसी और कंट्री में आके रुक जाने की या आई मीन ओवर स्टे होने की, ऐसा कुछ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद समटाइम कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उस वीज़ा कैटेगरी में स्पेसिफिकली देखी जाती हैं, जैसे कि मेडिकल विजिटर है तो मेडिकल विजिटर के लिए देखा जाता है कि क्या इन्होंने उधर से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, क्या किसी और डॉक्टर ने इनको यहाँ से रिकमेंड किया है। मैं मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर बिजनेस विजिट है तो उसमें ये देखा जाता है कि किसी कंपनी ने इनको प्रॉपर इन्वाइट किया है या इनके पहले उस बिजनेस के साथ कोई रिलेशनशिप है और या कोई एग्जीबिशन को अटेंड करने जा रहा है तो ये भी देखा जा सकता है कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, उस एग्जीबिशन वाले बिजनेस जो उसकी वहाँ पे जो टॉपिक है उसके साथ कोई रेलेवेंट है या मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। और बाकी आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री को भी देखा जाता है। अगर आपकी कोई एडवर्स इमिग्रेशन हिस्ट्री है तो आई मीन वो जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती है आपके केस के आउटकम पे। तो नॉर्मली एम्बेसीज इन चीज़ों को देखती हैं। सर हमारे क्लाइंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं हमें कि क्या इंटरव्यू विजिट वीज़ा अप्लाई करने में इंटरव्यू का होना बहुत ज़रूरी है? हाँ जी, इसका क्वेश्चन बिल्कुल थोड़ा वेरिएबल है। इसमें मतलब कुछ कंट्रीज जो है वो इंटरव्यूज करती हैं, जैसे कि यूएसए है तो यूएसए का मैकेनिज्म इस तरह का है कि आपको इंटरव्यू ही देना पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद इंटरव्यू में ही आपके केस का डिसीजन होता है कि जो कि वीज़ा आपको मिलता है या अगर नहीं मिलता तो, लेकिन वो इंटरव्यू के बाद जो है वो डिसाइड होता है। और इसी तरह कुछ और कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, इससे पहले फ्रांस भी इसको कर रहा था। तो आई मीन कुछ कंट्रीज इंटरव्यू लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका इनिशियली जब अप्लाई करते तो इंटरव्यू नहीं होता, जैसे लाइक यूके है या कुछ और कंट्रीज हैं। तो विजिट वीजे की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू इनका नहीं होता। कुछ और कंट्रीज में होता है लेकिन विजिट वीजे में नहीं होता। लेकिन ये लोग ये एम्बेसीज बाद में अगर वो चाहें या उनको लगे कि कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो वो इंटरव्यू कर सकती हैं और वो इंटरव्यू करके आपसे फर्दर वो कुछ ऐसी बातें पूछ सकती हैं जो उनको लगे कि पहले उनको प्रॉपर नहीं समझ आई या नहीं बताई गई। तो इस हवाले से अमेरिका, जर्मनी और कुछ कंट्रीज हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो उसमें वो इंटरव्यू इनिशियली नहीं होता। सर आप थोड़ा सा हमें इस चीज़ पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विजिट के दौरान विजिटर्स वहाँ जाकर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। देखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं कि अगर जब आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो यू शुड अबाइड बाय ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड यू शुड अबाइड बाय द कंडीशन ऑफ योर वीज़ा। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि लाइक आप जिस पर्पज़ के लिए गए हैं आप क्या कर सकते हैं, पहले मैं ये बताऊंगा। आप जिस पर्पस के लिए गए हैं आप वो कर सकते हैं जो आपने बताया है वीज़ा ऑफिसर को, वीज़ा ऑफिसर ने आपको वीज़ा दिया है। लाइक आप फैमिली विजिट के लिए गए हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए गए हैं, तो आप उधर जाएंगे और जाके अपनी वो परफॉर्म करेंगे वो टास्क जो भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब नहीं करनी चाहिए, जैसे आपको उधर जाके कोई पब्लिक फंड्स क्लेम नहीं करने चाहिए, उधर जाके आपको ओवरस्टे नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवरस्टे होंगे आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जिनमें आपको कुछ शॉर्ट टर्म स्टडी अलाउ होती है। अब लाइक ये सब में नहीं है लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसमें जो है वो लाइक जो है वो अभी यूके ने भी किया है, पहले ऑस्ट्रेलिया भी था। तो वो आपको कुछ शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए भी इजाज़त देते हैं कि इतने महीने अगर आपको स्टडी करना चाहें तो कर लें, लेकिन है वो विजिट वीज़ा, ठीक है। और उसके बाद आपको जो इसमें ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं आप जब उसको आपको वीज़ा मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी क्या लिमिट्स हैं, मेरे वीज़ा की कंडीशंस क्या हैं और मेरी डूज और डोंट्स क्या हैं। और उसमें आपको प्रॉपर उसको स्टडी करना चाहिए, पढ़ के फिर आपको ट्रैवल करना चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैंने जो है वो कौन से इमिग्रेशन रूल्स जो है वो उसको अबाइड बाय करना है और क्या चीज़ें मुझे अलाउ हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें मैंने मुख्तसरन बताई हैं, बाकी जो है वो कंट्री टू कंट्री इसकी थोड़ी थोड़ी जो है वो फ़र्क है और डिफरेंस मौजूद है। सर बहुत से लोगों के
मतलब उनकी क्वेरीज होती हैं और उनके दिमाग में होता है कि पता नहीं हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप हमें ये बता सकते हैं कि विजिट वीज़ा कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ना मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो पर्पस ऑफ विजिट है। पर्पस ऑफ विजिट आपका जितना क्लियर होएगा, जितना स्पेसिफिक होएगा, उतना आपको जो है ना वो विजिट वीज़ा मिलने के लिए आसानी होगी। तो कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद किसी और को वीज़ा मिला है तो हमें भी मिल जाएगा, हालांकि उसके सिकमस्टांसेस, उसका पर्पस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि किसे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, टूरिस्ट वीज़ा या बिजनेस विजिट वीज़ा या कोई भी विजिट वीज़ा कैटेगरी, तो पहले उसका पर्पस है कि क्या उसका पर्पस उस कैटेगरी के साथ मैच कर रहा है जिसमें वो अप्लाई कर रहा है। दिस इज अ मच इंपॉर्टेंट आई बिलीव। तो पर्पस ऑफ विजिट बहुत सिग्निफिकेंस है इसमें। और उसके बाद जो सेकेंडरी चीज़ आती है वो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली जिस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि लाइक अगर आप विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा ये चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सफिशेंट जो है वो लाइक फंड्स होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट या अगर आप जॉब करते हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट है, उसके डॉक्यूमेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपकी फैमिली के हवाले से आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि मेरी फैमिली टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी हैं तो देन यू शुड अप्लाई द वीज़ा। अगर इन चीज़ों में चीज़ें लैक कर रही हैं तो देन यू शुड आई मीन रिव्यू इट कि वेदर आई शुड गो फॉर दैट और नॉट, बिकॉज इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ऐसे वीज़ा अप्लाई कर देना कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, हम नहीं करते। और इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए कि आपका पर्पस क्लियर हो और आपके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो। सर मेरे कुछ क्लाइंट्स के हवाले से सवाल आते हैं कि कुछ क्लाइंट्स ये पूछते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, क्या हम वहाँ जाके अपने वीज़ा को स्विच करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते, उसकी थोड़ी आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? देखिए जी बिल्कुल श्योर। देखिए जेनरिक उसमें वे में देखें तो इट्स अ नो, हम नहीं उसको स्विच कर सकते। लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में या कुछ कंट्रीज में ये अलाउ है, लेकिन उसके लिए आपको वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी जिसके लिए आप उसको स्विच कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते, जस्ट लाइक यूके बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो इसको स्विच कर लें। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जैसे कनाडा है या यूएस है, वहां पे अगर आप उनकी कुछ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करें तो देयर आर चांसेस कि आपका वीजा स्विच हो सकता है। सर वीज़ा मिलने के बाद अगर ट्रैवल ना करें तो उसके क्या नुकसान आते हैं? देखिए इट्स बेटर कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, क्योंकि देखिए वीज़ा आपको दिया गया, वीज़ा ऑफिसर ने वीज़ा दिया आपके सारे सिकमस्टांसेस को देख के, आपने जो डेट्स दी उसके अकॉर्डिंगली उसने आपको सारी चीज़ों को देख के वीज़ा दिया। तो इट्स बेटर कि आप उस पर ट्रैवल करें ताकि आपकी जो है फ्यूचर के लिए और वैसे भी आपकी वो एक बोनाफाइडी जो चीज़ें और इंटेंशन जो है वो आपकी उनको नजर आए। लेकिन अगर आप किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर सके तो बहरहाल इट्स नॉट अ बिग डील, आपको दोबारा भी वीज़ा मिल सकता है। कुछ कंट्रीज में आपको उसको स्लाइटली शायद एक्सप्लेन भी करना पड़े, लेकिन नॉर्मली अगर आप किसी वजह से ट्रैवल नहीं कर सके तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होता, आपको ना ट्रैवल करके भी वीज़ा मिल सकता है। दिस इज नॉट एन बिग इशू, दिस इज नॉट अ बिग इशू। सर आमतौर पे लोगों के माइंड में ये होता है कि उनके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है और स्पॉन्सरशिप लेटर उनके पास है, तो उनकी ये थिंकिंग होती है कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। तो हम इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं है? जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा लोगों का ख्याल है। एक्चुअली ये बात बिल्कुल ये एक ख्याल 100% ठीक नहीं है उनका। उसकी वजह ये है कि देखें, सबसे पहले हम स्पॉन्सर पे आते हैं। देखें स्पॉन्सरशिप इज़ अ वन एस्पेक्ट ऑफ द वीज़ा एप्लीकेशन। अगर किसी के पास स्पॉन्सरशिप है, लाइक उसको कोई लाइक उसके किसी भाई ने किसी दूसरे भाई को स्पॉन्सरशिप लेटर भेजा है कि जी आप मुझे मिलने के लिए आ जाएं, या बहन ने अपने भाई को भेजा है या पेरेंट्स को भेजा है, तो ये एक एस्पेक्ट है जिसमें वो अपनी इंटेंशन शो कर रहा है कि जी मैं इनको यहाँ पे बुलाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ और ये मेरे पास आएंगे और स्टे करेंगे और ये सर्टन चीज़ें इनकी मैं इधर उसके लिए जो है वो फुलफिल करूँगा या करूँगी। लेकिन इट इज़ अ वन एस्पेक्ट। और इसी तरह कुछ लोग जैसे आपने क्वेश्चन किया कि समझते हैं कि जी हमारे पास सफिशिएंट बैंक स्टेटमेंट है तो इज इट इनफ, हमें तो वीज़ा मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। हाँ आपके पास स्पॉन्सरशिप है, आपके पास अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, जब तक आपके पास सारी चीज़ें मौजूद नहीं है, आपके पास अपना बिजनेस का प्रूफ, अपने एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ, आपके पास फैमिली डॉक्यूमेंटेशन, आपके पास एसेट्स टाइज, इन चीज़ों की डिटेल नहीं है, तो कोई एक चीज़ काम नहीं करती। आपको मतलब वो सारी चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है जिसमें वीज़ा ऑफिसर को असेस करने में हेल्प होती है कि ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो देन आई मीन द वीज़ा इज़ ग्रांटेड, और उसको ओवरऑल जब आपकी जो है वो सूरत हाल बेहतर लगती है तब वो आपको वीज़ा ग्रांट करता है। अगर उसको इनमें से कोई चीज़ भी लैक लगे, लाइक किसी के पास स्पॉन्सर लेटर है लेकिन उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है,
तो लाइक वो उसको फिर पाकिस्तान में बैंक स्टेटमेंट नहीं है या फंड्स नहीं है, और स्पॉन्सर में अंडरटेक भी नहीं किया हुआ, समटाइम्स स्पॉन्सर सिर्फ अकोमोडेशन देते हैं, सारी चीज़ें बियर नहीं करते, समटाइम वो स्पॉन्सरशिप टोटल बियर भी करते हैं, इसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान में आपको कुछ फंड्स या कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं जिससे आपकी पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी नजर आ सके, या जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी रिजर्वली इसको बता दिया कि ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है, और इसके लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं, और आपके केस के वाले से हर केस में रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो इट इज़ नॉट आई मीन सो कि जी ये ऐसा है जैसे आपने पूछा। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री होना कितना ज़रूरी है विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए? इट्स बेटर कि ट्रैवल हिस्ट्री हो, और ख़ास तौर पे उन कंट्रीज़ की हो जिनको माना जाता है, जैसे लाइक अगर आप यूके के एप्लीकेशन फॉर्म में देखें तो कुछ कंट्रीज़ का नाम लिखा है जी कि क्या पहले आपने इधर ट्रैवल किया है, इसी तरह और भी कुछ कंट्रीज़ हैं। तो इट्स बेटर कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो, लेकिन इट इज़ नॉट अ फैक्ट कि जी ये ना हो तो वीज़ा नहीं लगता, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के भी वीज़ाज लिए हैं, यूएस देता है, ये जो कनाडा देता है, यूके देता है। तो अगर आपके बाकी फैक्टर स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं, तो अगर ट्रैवल हिस्ट्री किसी वजह से नहीं भी है तो उसमें भी वीज़ा आ जाता है। तो लिहाजा ये ऐसा नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर वीज़ा नहीं लग सकता। ठीक है। सो विजिट वीज़ा अप्लाई करने से ट्रैवलिंग डेट से पहले कितना पहले अप्लाई करना चाहिए हमें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है अप्लाई करना, एक होता है चीज़ों को प्रिपेयर करना। ठीक है जी, अप्लाई करना जो है वो तो आपको हर कंट्री एक स्पेसिफिक लिमिट देती है। जैसे यूके कहता है जी 3 महीने से, ट्रैवल डेट से 3 महीने पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते, ये यूके की वो है, लॉ है। इसी तरह शेंजन कंट्रीज जो हैं वो आपको कहते हैं जी कि आप 6 मंथ्स से पहले जो है ना वो मतलब नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक अगर किसी बंदे ने 6 महीने के अंदर अंदर जाना तो अप्लाई करेगा, अगर अभी 7 महीने पड़े हैं उसको जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो वो अभी अप्लाई नहीं करेगा, वेट करेगा 6 महीने के ब्रैकेट में आने के लिए। तो इसलिए वो तो आप कह सकते हैं कि 3 से 6 महीने का टाइम है, बट जो प्रिपरेशन है वो उससे वेल अहेड होनी चाहिए। मतलब अगर किसी बंदे ने यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, या वो कंट्रीज जो 3 महीने के अंदर कहते हैं लाजमी अप्लाई करें, तो आपको कम से कम 4 से 6 महीने आपको तैयारी करनी चाहिए उसकी, और उससे पहले आपको चीज़ें जो है वो अपनी ठीक करनी चाहिए ताकि आप एक अच्छी एप्लीकेशन दे सकें। तो ये है इसका आंसर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद बहुत करते हैं कि हमारे सवाल जो हमारे क्लाइंट्स के थे वो बहुत हद तक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।